हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जिसका शीर्षक है विद्रोही और राज, और जो विद्रोह का संबंध रखता है 1857 की क्रांति से और उसके व्याख्यान उस समय में जो व्याख्याएं सभी ने दी हैं, तो इस सब बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरठ छावनी में सैनिक विद्रोह की शुरुआत से इस विद्रोह की शुरुआत हुई है। तो ये विद्रोह 10 मई 1857 से शुरू होता है। शुरुआत किसने की? तो ये शुरुआत की है पहले पैदल सैनिकों ने, फिर घुड़सवार फौज इसमें शामिल हो गई, और फिर ये विद्रोह बढ़ता बढ़ता शहर तक पहुंच गया और सिपाहियों ने शस्त्रागार पे हमला कर लिया। तो सिपाहियों ने कहाँ हमला किया है? शस्त्रागार पे हमला किया है और वहाँ पे कब्जा कर लिया। गोरों के बंगलों पे भी हमला किया और साजो सामान को भी लूट लिया। इसके अलावा जो ये रिकॉर्ड के दफ्तर हैं, जहाँ पे सरकारी जो कामकाज के था उनको रिकॉर्ड किया जाता, उनमें जेल, अदालत, डाकखाना, सरकारी खजाने आदि सभी को लूटा गया और तबाह किया गया। किसके द्वारा? सिपाहियों के द्वारा, क्योंकि ये जो विद्रोह है ये सिपाहियों की बगावत से ही शुरू हुआ था। तो इन सब को किसने लूटा है? सिपाहियों ने। अब इसके अलावा जो है स्टार्टिंग 10 मई से हो जाती है, लेकिन 11 मई को क्या हुआ? सिपाही जो है वो सुबह सुबह बहुत मुँह अंधेरे ही मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के पास जाती हैं और उन्हें उनसे विद्रोह में शामिल होने के लिए समर्थन लेते हैं। वो खुश नहीं थे, तैयार नहीं थे, लेकिन आनन फानन में या विद्रोही बिल्कुल उनके आसपास मंडरा रहे थे। तो इस दौर में उन्होंने विद्रोहियों को समर्थन देना पड़ा और इस तरह से 11, 12 और 13 मई को शांति बनी रही। लेकिन जब दिल्ली पर विद्रोहियों के कब्जे और बादशाह के समर्थन की बात हुई तो दिल्ली पश्चिमी छावनी में भी विद्रोह के स्वर तेज हो जाती हैं और ये विद्रोह और आगे बढ़ जाता है। तो इसमें हम आगे बात करेंगे कि विद्रोह का ढर्रा कैसा था, सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुए, किस तरह के पैतरे या किस तरह के कामकाज की शुरुआत उन्होंने की इस विद्रोह को चलाने के लिए। तो बात करते हैं सिपाहियों के आंदोलन से। तो सिपाहियों ने क्या किया? हर जगह अलग से विद्रोह की शुरुआत की। ठीक है, अलग तरीका लिया है उन्होंने, अलग ढंग अपनाया है। जैसे कहीं तोप के गोले तो कहीं पर बिगुल बजाकर विद्रोह की शुरुआत करती हैं। सबसे पहले जैसे कि अभी हमने जाना है कि इन्होंने शस्त्रागार पे कब्जा किया है और उसके साथ साथ सरकारी खजाने को लूट लिया। शस्त्रागार पे कब्जा करने का मुख्य कारण यही है कि सिपाहियों को जो असला बारूद लेना था वो यहाँ से इसकी पूर्ति करते रहेंगे, और सरकारी खजाना, क्योंकि युद्ध जैसी गतिविधियों के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो इसलिए सरकारी खजाने को लूटा गया। अब हिंदू, मुस्लिम और इन सभी ने इकट्ठा होकर फिरंगियों के खिलाफ अपील जारी की है कि ये हमारे देश में नहीं रहनी चाहिए। तो ये पहले जान लेते हैं फिरंगी किसके लिए शब्द यूज किया गया है और किस भाषा का। ये फारसी भाषा का शब्द है, फ्रैंक वर्ड से निकला है, और हिंदी और उर्दू में ये जो भाषा थी उस टाइम पे, इसे हम मजाक उड़ाने के लिए, किसको? इस फिरंगी शब्द को मजाक उड़ाने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, अब जो विद्रोह की शुरुआत है वो 10 मई से स्टार्ट हुई है। तो इसके साथ साथ कहाँ ये फैलता है? तो ये लखनऊ, कानपुर और बरेली में भी। और यहाँ पे विद्रोह के शिकार कौन होते हैं? अमीर और साहूकार भी। क्यों? क्योंकि किसानों से कर वसूल रहे थे। तो किसान भी जब शामिल हुए हैं इस विद्रोह में तो उन्होंने अपना गुस्सा किस पे निकाला है? अमीरों और साहूकारों पे। और क्यों? क्योंकि किसानी ने अपना उत्पीड़क भी मानते थे और अंग्रेज़ों का पिट्ठू मानते थे, तो इसलिए इन्होंने इनका गुस्सा, किसानों का गुस्सा इन पे भी निकला है। सिपाही विद्रोह ने चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। अंग्रेज अपनी जान बचाने में लगे हुए थे उस टाइम पे, क्योंकि ये विद्रोह इतना विशाल एकदम से फैल गया कि अंग्रेज़ों को अपनी जान बचा के भागने में ही वहाँ से अपनी गनीमत समझी। और इस बारे में एक अंग्रेज़ अधिकारी ने लिखा भी है कि ब्रिटिश जो शासन है वो ताश के पत्ते, जैसे ताश के पत्ते बिखर जाती हैं, तो उसी तरह से ये शासन भी ताश के पत्तों की तरह से बिखर गया। असामान्य समय में सामान्य जीवन। तो इस तरह की जो स्थिति थी, यानी कि कैसी स्थिति कि हर तरफ विद्रोह या बगावत हुई थी। तो इस स्थिति में
जो सामान्य जीवन है उस पे क्या असर पड़ा, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उस टाइम पे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कहीं भी युद्ध की शुरुआत होती है, लड़ाई विद्रोह की शुरुआत होती है, तो मध्यम और जो निम्न वर्ग है वो सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। तो इस समय उनकी क्या स्थिति रही ये भी बात कर लेते हैं। मध्यम और निम्न वर्ग को सब्जियों के साथ जरूरी सामान नहीं मिल रहा था, लेकिन नुकसान भी हुआ। क्या नुकसान हुआ? पानी भरने वाले थे, उन्होंने पानी भरना बंद किया, तो जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है उनको पानी भी नहीं मिल पा रहा था। हलाल खोर भी हरामी हो गए। हरामी मतलब काम नहीं कर रहे थे, वो कैसे हो गए? हरामी हो गए, ना काम करने वाले, ठीक है। और बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई। जब काम ही नहीं हो रहा था तो आमदनी कहाँ से होगी? तो इस तरह से आमदनी ना होने से लोग निकम्मे हो गए और गरीब होते चले गए। और इसके साथ साथ साफ सफाई न होने के कारण गंदगी फैली, और गंदगी के कारण मुख्य क्या हुआ? महामारी भी फैलने की आशंका बढ़ी। तो इस तरह से जो है 1857 की क्रांति से सामान्य जीवन भी व्यस्त हुआ है। अब कौन से वे माध्यम थे जिनके द्वारा 1857 की जो क्रांति है उसमें आग सुलगती रही, यानी कि उसमें अच्छी जो है कौन सा माध्यम था जिसको चिंगारी मिली? तो इसमें मुख्य माध्यम मानेंगे हम संचार के माध्यम। तो ये संचार के माध्यम उस टाइम पे क्या थे? उस टाइम पे क्या था कि संचार माध्यम है वो मुख्यतः दूतों के माध्यम से होता था, ठीक है। वो किसके माध्यम से होता था? दूतों के माध्यम से। तो दूत उस टाइम पे संचार का मुख्य जरिया था। तो इस तरह से जो संचार माध्यम है वो विभिन्न छावनियों के बीच, सिपाहियों के बीच, विद्रोहियों के बीच किस तरह से फैला? तो ये अच्छा कैसे था? क्योंकि उस टाइम पे उनके दूत जो प्रणाली है, संदेशवाहक दूत या संदेशवाहक, वो बहुत ही तीव्र गति वाले थे, ठीक है। दूत या संदेश देने वाले, संदेशवाहक। तो इसमें क्या प्रणाली वो यूज करते थे? तो उन्होंने प्रणाली के लिए, जैसे हम ये बात की है, दूत और संदेशवाहक उनके बहुत अच्छे होते थे। तो वो बहुत जल्दी, जैसे कुछ घोड़ों के माध्यम से घोड़े यूज़ किए जाते थे उस प्रणाली में, और कुछ जो है संदेश देने वाला व्यक्ति था। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो यही 2-3 किलोमीटर का फासला होता था और वे एक दूसरे को सूचना दे देते थे। जब क्या हुआ, जब 7वीं जो अवध इरेगुलर कैवलरी है उसने कारतूसों का इस्तेमाल, ये सारी घटना कहाँ से शुरुआत हुई है? कारतूसों के इस्तेमाल से। तो इनकार किया। तो उन्होंने 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि उन्हें धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है। किसके लिए लिया है? धर्म की रक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि जो कारतूस हैं वो किससे बने हुए थे? गाय और सूअर की चर्बी से। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए फैसला लिया है। और 48 जो नेटिव इन्फेंट्री है वो उसका आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो ये पत्र लिखा है 7वीं अवध इरेगुलर कैवलरी ने, किसको? 48वीं नेटिव इन्फेंट्री को। और इसलिए इंतजार में थे कि आप बताओ आपको क्या करना है। तो ये था संदेश मुख्य एक दूसरे तक पहुंचाने का। अब इस टाइम पे असिस्टेंट और तहसीलदार की क्या स्थिति थी, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में देसी ईसाई इंस्पेक्टर है फ्रांसवा सिस्टम, वो क्या कहता है? बिजनौर के तहसीलदार ने कहा कि मामला उनके हक में है। बाद में पता चला कि वे विद्रोहियों का बड़ा नेता है। तो ये जो अवध ये फ्रांसवा असिस्टेंट है, ये जो इंस्पेक्टर है इसने पूछा है बिजनौर के तहसीलदार से, लेकिन जब बाद में देखा तो उन्होंने पाया कि ये जो बिजनौर का तहसीलदार है वो कौन था? विद्रोहियों का एक बहुत बड़ा नेता था। तो इस तरह से पता चलता है कि ये जो विद्रोह है पूरी तरह से किस तरह का था? सुनियोजित, और सिपाही इसके कार्यकर्ता थे, ठीक है। कैसा था ये विद्रोह? पूरी तरह से सुनियोजित, मतलब योजना के अनुसार इसका शुरुआत की गई थी और सिपाही इसके कर्ता धर्ता थे। अब नेता और अनुयायी, इस टाइम पे नेता कौन बने और अनुयायियों ने क्या किया? तो इस विद्रोह की सफलता के लिए बहुत अच्छे नेतृत्व और संगठन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो इसके लिए मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली के बादशाह को, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की है
कि जो दिल्ली का बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसको अपना नेता बनाकर अपने विद्रोह की शुरुआत की। तो ये है उनकी प्लानिंग का पहला हिस्सा। दूसरा, कानपुर से उन्होंने किसको अपने साथ लिया? बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब को अपना नेता चुन लिया। और झांसी की रानी को, जैसे कि झांसी से नेता चुना गया, तो उन्होंने क्या किया? जनता के दबाव में, और बिहार के जमींदार कुंवर सिंह ने भी ऐसी स्थिति में नेता बनना पड़ा बिहार से विद्रोहियों के साथ मिलने के लिए। अवध से क्या हुआ? नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया और राज्य को कब्जे में लिया गया। अब यहाँ से किसको हटाया गया है? वाजिद अली शाह को, और राज्य को कब्जे में लिया गया। तो ये जो नवाब वाजिद अली शाह है, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। अब लखनऊ से किसको? ब्रिजेश कदर को विद्रोह का नेता बनाया गया। लखनऊ से किसको बनाया गया है? ब्रिजेश कदर को विद्रोह का नेता बनाया गया। इसमें बहुत सारे धार्मिक नेता भी शामिल थे, किसान थे, जमींदार थे, आदिवासियों को भी इस कार्य के लिए उकसाया गया। तो इस में जो है शामिल होने वाले लोग सिर्फ सिपाही और किसान नहीं, जमींदार भी और आदिवासी भी, मतलब हर तबके के लोग इस विद्रोह में शामिल थे। लोगों को इस तरह से इकट्ठा किया गया था कि सभी इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए। और इसी तरह का उदाहरण है एक जो ये शामल है उत्तर प्रदेश के बड़ौद से, ठीक है, उन्होंने क्या किया? गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। तो इसमें हम आगे जानेंगे कि शामल ने और क्या क्या किया है। छोटा नागपुर से गोनू ने कोल आदिवासियों का, कोल जो आदिवासी हैं उनका नेतृत्व करने वाले हैं गोनू। अब 1857 के दो विद्रोही, जैसे कि अभी भी हमने बात की है बड़ौद परगना के शामल के बारे में, उसने क्या किया है? अपने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसके साथ साथ कितने गांव वालों को? तो यहाँ से उन्होंने 84 गांव के लोगों को शामिल किया। और ये किस कुटुंब से थे? जाट कुटुंब से, जाट जाति से इनका संबंध था। ठीक है, कौन सी जाति थी इनकी? जाट। जमीन कैसी थी? उपजाऊ और सभी सुविधाओं से लैस थी, लेकिन राजस्व ज्यादा लिया गया। वसूली सख्त होने से जमीन बाहरी हाथों में जा रही थी। इनका रीज़न क्या था विद्रोह में शामिल होने का? कि यहाँ जो बड़ौद है, यहाँ की इस क्षेत्र की जो ज़मीन है उपजाऊ थी, सभी सुविधाएं थी उस टाइम पे भी। इसके साथ साथ क्या किया? अंग्रेज़ों ने इनसे राजस्व की ज़्यादा वसूली की, और इसके साथ साथ वसूली उन्होंने सख्त भी कर दी। तो इस सख्ती से क्या हुआ? ज़मीन जो है किसानों के हाथों से बाहरी हाथों में जा रही थी। इसी वजह से शामल ने 84 गांवों को इकट्ठा किया, अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह के लिए तैयार कर लिया। और अंग्रेजी अफसर है उसके बंगले पर डेरा डालकर उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? न्याय भवन दे दिया। और इस न्याय भवन में ही बैठकर ये जो शामल है, कौन? शामल क्या करते थे? वहीं से लोगों के विवाद, लोग कौन? किसान और जमींदार, ठीक है, उनके विवादों और झगड़ों को सुलझाने लगे। और इससे लोगों को यह भ्रम हो गया कि लोग जो है अंग्रेजी राज का अंत हो गया, लेकिन 1857 के युद्ध में इनकी मौत हो जाती है। तो ये है शामल के कार्य जो बड़ौद परगना से संबंधित थे। तो इसी तरह का एक और विद्रोही है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये दूसरा विद्रोही कौन है? दूसरा विद्रोही है मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन है दूसरे विद्रोही? मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने भी 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। 1856 से वे जिहाद मतलब अपने धर्म का प्रचार करने लगे और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को तैयार कर लिया। क्या किया इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को तैयार कर लिया। मौलवी के साथ हजारों की संख्या में लोग होने से अंग्रेजी सरकार ने उन्हें लखनऊ में उपदेश देने से रोक दिया। अब क्या हुआ? मौलवी के साथ कितने लोग? हजारों की संख्या में होने से अंग्रेजी सरकार ने उन्हें लखनऊ में उपदेश देने से अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे तो रोक दिया। 1857 में फैजाबाद जेल में बंद किया, फिर रिहा हुए और रिहा होते ही 22वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है उसके विद्रोहियों ने इनको अपना नेता चुन लिया। चीन हाट संघर्ष में शामिल होते हैं, हेनरी लॉरेंस की टुकड़ियों को हराने में सफल होते हैं। लोग इन्हें क्या मानते थे? जादुई शक्तियों वाला। ये मानते थे कि ये जादुई शक्ति हैं और इसी के विश्वास के कारण ये बहुत ज़्यादा सफल भी रहे हैं। ठीक है,
इसी के कारण क्या रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफल रहे हैं। अब अफवाहें और भविष्यवाणियाँ। तो इस टाइम पे जो ये 1857 का विद्रोह चरम सीमा पे था, तो क्या अफवाह फैली, क्या भविष्यवाणी हुई जिससे इसकी चिंगारी या उसकी ज्वाला सुलगती ही चलेगी। तो इस बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी अफवाहें रही हैं वे। तो ये अफवाहें उत्तर भारत की छावनियों में, जैसा कि इस विद्रोह की शुरुआत की से अफवाहें रही हैं, तो ये उत्तर भारत की छावनियों में क्या था, गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग की अफवाह फैल गई। इस अफवाह का स्रोत क्या हुआ है, जो राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो है उसके कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि निम्न जाति का कोई खलासी है, और जब उस एक ब्राह्मण सिपाही से उसने पानी मांगा तो सिपाही ने क्या कह के उसको टाल दिया। उसने ये कहा कि वो अगर उसको पानी पिलाएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट होने वाला है, क्योंकि जो कारतूस वो प्रयोग करेंगे वे गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए थे। ठीक है, तो वे कारतूस किससे बने हुए थे, गाय और सूअर की चर्बी से। तो ये जो कारतूस क्या था, इन्हें यूज करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। अगर मुंह से व्यक्ति कारतूस को काटेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। तो इस वजह से जो लोग हैं वो इस विद्रोह में शामिल हो गए कि उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। अब इस बात पे जो खलासी है वो क्या जवाब देता है, वो ये जवाब देता है कि उनका तो धर्म भ्रष्ट होने ही वाला है। क्यों, क्योंकि कारतूसों का प्रयोग उन्होंने बता दिया। तो इससे सिपाही भड़क जाते हैं और इस तरह की अफवाह दूसरी जगह फैल जाती है। दूसरा रीज़न कि हिंदुओं और मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश अंग्रेजी सरकार कर रही है। दूसरा रीज़न क्या है इसमें, उन्होंने ये मानना कि अंग्रेजी जो सरकार है इन दोनों का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रही है। तीसरा, अंग्रेजी सरकार हिंदुस्तान के लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश कर रही थी, बहका के उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रही थी। फिर इसमें एक भविष्यवाणी भी की गई थी कि प्लासी की जब लड़ाई हुई है तो उसके 100 साल के बाद अंग्रेजी राज समाप्त हो जाएगा। तो इसके साथ ही लोगों ने ये सोचा कि 1757 में जैसे कि प्लासी की लड़ाई हुई है तो उसके बाद 100 साल 1857 में होते हैं, तो वे मानकर विद्रोह में शामिल हो गए कि शायद इस तरह की गतिविधियों से जो है अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे और हमें स्वराज या अपना देश पूरी तरह से आज़ाद मिलेगा। और इसका एक और कारण रहा है, उत्तर भारत के कई भागों में चपाती बांटी गई। तो ये चपाती किस चीज़ का माध्यम था, संदेश देने का लोगों को एक दूसरे तक। तो रात में क्या होता था, एक आदमी आकर एक चपाती दे जाता और ऐसे ही 5 चपाती पास के गांव में देने के लिए निर्देश दिए जाते थे कि सभी विद्रोह में शामिल हो जाएं। हालांकि उस टाइम पे भी इस चपाती का मतलब समझ नहीं पाए थे लोग, और आज तक भी ये क्लियर नहीं है कि ये चपाती क्यों बांटी गई थी। वैसे इसका मुख्य कारण बताया गया था लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए कि इस विद्रोह में शामिल हो जाए। ठीक है, फिर भी लोग जो हैं इस तरह की बातें हुई हैं तो इन अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे, वो उसका मुख्य कारण जान लेते हैं कि लोगों ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने अफवाहों में विश्वास क्यों किया। तो लोगों को अफवाहें किसके कारण लोग अफवाहों में विश्वास किस कारण कर रहे थे, डर के कारण, आशंका और विश्वास था कि शायद ये अफवाहें सच हैं, और उनकी प्रतिबद्धता थी कि वो अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं होने। और अब ये जान लेते हैं कि अफवाह कब फैलती है, जब लोगों के जहन में डर दबा हुआ और संदेह हो, तो जब उनकी गूंज सुनाई दे तो वो अफवाहों में विश्वास करते हो और एक जगह से दूसरी जगह वो अफवाह बढ़ जाती है। दूसरा, अंग्रेज सरकार की नीतियाँ उस टाइम पे कैसी रही हैं, तो उन्होंने भी 1857 की चिंगारी को सुलगाने में मदद की है। जैसे कि विलियम बेंटिंक के नेतृत्व में पश्चिमी शिक्षा के लिए जब नए नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे थे, तो इससे भी लोगों को नया ज्ञान तो मिल रहा था, लेकिन नई चीज़ें सीखने के साथ साथ कुछ नए नियम उन पे लागू हो गए थे। दूसरा, सती प्रथा को खत्म कर दिया गया। हिंदू विधवा विवाह को वैध बनाने के लिए कानून बनाए गए। शासक की दुर्बलता और दत्तकता को अवैध करार दिया। तो ये दोनों ही कानून जो है वो भारतीय राजाओं को भ्रमित करने वाले थे कि वो कैसे दुर्बल हो सकते हैं या कैसे दत्तकता गोद लिए हुए पुत्र अवैध हो सकते हैं। और इसी तरह से इस
तरह के कानून अपनाते हुए जब उन्होंने अंग्रेजों ने अवध, झांसी और सतारा को अंग्रेजी राज में मिला लिया, तो इन सब से जो है लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और अपने अधीन राज्यों में अंग्रेजी सरकार नए कानून लागू करती रही जो आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दमनकारी बनते गए। तो इस तरह से लोगों में जो है असंतोष फैलता गया और एक ऐसी व्यवस्था जो भारत को क्या बना रही थी, हृदयहीन, पराई और दमनकारी बनाती जा रही थी भारतीय व्यवस्था को। इसलिए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो गए और 1857 के विद्रोह में ये जो अवध है, इस नाटक का, इस पूरे भव्य नाटक का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है। अवध में विद्रोह, तो अवध में विद्रोह के बारे में लॉर्ड डलहौजी जो है वो ये कहता है कि ये जो गिलास फल है एक दिन हमारे मुंह में ही गिरेगा। 1851 में अवध के बारे में लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा कहा था। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये सब हम जान लेते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि जो अवध है उस पर किस तरह से उसको अंग्रेजी राज में मिला गया है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उस पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज का हिस्सा माना गया था। तो इसलिए जो है लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा कहा है। दूसरा, 1800 अवध पे कुशासन के साथ साथ अवध पे सहायक संधि लागू की। इस संधि की शर्त क्या थी कि नवाब अपनी सेना को खत्म कर दे। दूसरा, अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की आज्ञा अपने राज्य में दे दे। तीसरा, ब्रिटिश जो रेजिडेंट है उसकी सलाह पे ही कार्य करे, यानी कि सारा का सारा अंग्रेजों पे नवाब को निर्भर रहना पड़ेगा। रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। कौन था ये रेजिडेंट? जो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि होता था उसको रेजिडेंट कहा जाता था और ऐसे राज्य में तैनात किया जाता जो प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शासन के अधीन नहीं था। ठीक है, जैसे कि अभी हम अवध की बात कर रहे हैं, तो अवध जो है प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे किसका, नवाब का शासन था, भी अंग्रेजी शासन भी था। तो इस तरह के राज्यों में उसे तैनात किया जाता था। इससे नवाब जो है हर दिन अंग्रेजी राज पे निर्भर होता जाएगा और विद्रोही तालुकदारों पे कोई नियंत्रण नहीं कर पाएगा। अवध पर अंग्रेजों की जो दिलचस्पी है वो बढ़ती ही गई। क्यों बढ़ी? इसके मुख्य कारण रहे हैं, जैसे कि यहाँ की जमीन कपास और नील की फसल के लिए उपजाऊ रही है, तो यहाँ से जो राजस्व है वो ज़्यादा मिल रहा था। ठीक है, क्या मिल रहा था? राजस्व भी, और सारी चीज़ें यहाँ से ज़्यादा मिल रही थी, तो इसलिए भी उन्होंने इसको उपयुक्त माना है। इस इलाके को उत्तरी भारत के सबसे बड़े बाजार के लिए उपयुक्त भी मानते हैं। अब सहायक संधि की बात जो किसने शुरू की है, सहायक संधि के बारे में जानेंगे। जो सहायक संधि है ये लगाने वाले हैं, जैसे कि 1798 में लॉर्ड वेल्जी जो है वो इस व्यवस्था को तैयार करते हैं। इसकी शर्त क्या क्या है, किन किन को अपने राज्य में मतलब किस किस राज्य में सहायक संधि लागू की, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो शर्त क्या है? अंग्रेज अपने सहयोगियों की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा करेगा, जो भी इसके सहयोगी राज्य हैं। सहयोगी पक्ष ब्रिटिश टुकड़ी तैनात करेगा। सहयोगी जो है ब्रिटिश टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था भी करेगा, जैसे अवध के लिए है। सहयोगी पक्ष न तो किसी अन्य शासकों से संधि करेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध में शामिल होगा। तो इस संधि की शर्तें क्या थी कि सारा सब कुछ उन्होंने किस पे डिपेंड होना है? अंग्रेजों पे। अंग्रेज अगर कहेंगे तो वो किसी राज्य के साथ संबंध रखेगा, अगर नहीं कहेंगे तो वो उनसे संबंध तोड़ देगा। अब इस विद्रोह से किस किस की जान जा चुकी थी, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अवध पर जब अतिक्रमण या अधिग्रहण होता है तो तमाम इलाकों और रियासतों में असंतोष, लेकिन अवध में गुस्सा सबसे ज़्यादा था। क्यों था अवध में गुस्सा सबसे ज़्यादा? अवध में गुस्से का मुख्य कारण रहा, तो अवध में सबसे गुस्से का मुख्य कारण क्या रहा है? ये रहा है कि अवध का जो नवाब है वाजिद अली शाह, उसको गद्दी से हटाकर ये कहा गया कि वो अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे और उन्हें कहाँ भेज दिया गया? कलकत्ता भेज दिया गया। दूसरा निराधार निष्कर्ष था कि वे जनता में लोकप्रिय नहीं हैं। तो ये दो रीज़न दिए गए हैं कि वो अच्छा शासन नहीं चला रहे, जनता में लोकप्रिय नहीं है, इसलिए उन्हें गद्दी से हटा दिया गया और कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि वे लोकप्रिय नहीं थे। इनकी लोकप्रियता का कारण इससे पता कि जब उन्हें कलकत्ता निष्कासित किया गया तो सभी लोग उनके विलाप में रो रहे थे।
और इसके बारे में एक लोक गीत द्वारा एक शोक को व्यक्त भी किया गया, जैसे कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीनो, कि अंग्रेज हमारे देश में आ गए और हमारा मुल्क भी इन्हीं ने छीन लिया है। अब नवार को हटाने से क्या क्या परेशानी हुई है, जो दरबार की संस्कृति है वो खत्म हो जाती है, नौकरों, बावर्ची, कवियों, संगीतकारों सभी की रोजी रोटी खत्म हो जाती, छीन जाती है, क्योंकि ये सभी किस पे डिपेंड थे, ये सभी नवाब पे डिपेंड थे, तो इसलिए इन सब की रोजी रोटी छीन जाती है और वो बिल्कुल तबाह हो जाते हैं। तो ये जो लोग हैं इस टाइम पे अवध में क्या है, फिरंगियों का आना और दुनिया का खात्मा, क्या मानते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है। तो इसमें मुख्यतः अवध के तालुकदार, राजकुमार और सिपाही और किसान एक होकर क्या चाहते थे, फिरंगी राज को दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे कि ये जो राज है इतना खतरनाक है कि पूरी दुनिया इसमें समाप्त हो जाएगी। नवाब के साथ ही तालुकदारों को भी लाचार कर दिया गया था। पीढ़ियों से वो जमीन और सत्ता पर नियंत्रण कर रहे थे, तो वो जो नियंत्रण है वो इनसे छीन लिया गया था। इसके क्या परिणाम रहे हैं वो भी तालुकदारों के बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि तालुकदार हैं वो क्या करते थे, राजस्व इकट्ठा करते थे, थोड़ी बहुत सेना रखते थे और राजा की हर तरह से सहायता करते थे। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो जान लेते हैं कि कुछ तालुकदारों के पास हथियारबंद सेना, जैसे कि 12,000 तक पैदल सिपाही, छोटे तालुकदारों के पास 200 सैनिक। अंग्रेज तालुकदारी की सत्ता को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब इनके पास इतनी बड़ी सेना थी तो मुख्य रीज़न यही था कि वो उनको तालुकदारों के अधीन रहना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने अवध पर अधिकरण के बाद इनकी सेना को भंग किया और 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से भू राजस्व व्यवस्था शुरू कर दी अवध में। इससे क्या हुआ, अवध में तालुकदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों के आने से पहले 67% गाँव, लेकिन बाद में केवल 38% गाँव ही तालुकदारों के पास रह गए। मतलब पूरा का पूरा जो हिस्सा वो किसके अधीन आता था, आधे से ज़्यादा तालुकदारों के। अब अंग्रेज आए तो उन्होंने कितने गांव छीन लिए, उनसे सिर्फ 38% गांव ही अवध के उनके पास रह जाते हैं। अब ब्रिटिश अधिकारी क्या मानते थे, वे ये मानते थे कि तालुकदारों को हटाकर ज़मीन को उनके मालिकों को सौंप देंगे और इस तरह से राजस्व में इजाफा होगा और किसानों के बोझ में कमी होगी। लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ा, इससे राजस्व में तो वृद्धि होगी लेकिन किसानों का बोझ कम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कहीं पर उन्होंने 70% और कहीं पर राजस्व की दर 30% फिक्स कर दी। तो इस फिक्सिंग से क्या हुआ, जो किसान है वो और भी ज़्यादा तबाह हो गए। अब तालुकदारों की सत्ता छीनने से सारी व्यवस्था खत्म होती लगी। किसानों को बहुत अधिक झेलना पड़ा, क्योंकि कहीं पर तो तालुकदार दयालु स्वभाव से थे जो बुरे समय में किसानों की मदद भी करते थे। ठीक है, जब ऐसी व्यवस्था थी तो इसमें क्या था कि वो अंग्रेजों से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते थे और ना ही राजस्व कम होगा उनका, कुछ समय तक के लिए उसको टाला जाएगा, त्योहार पर भी उन्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जो तालुकदारों को दूर करने से जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा बर्बाद हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि अंग्रेजी व्यवस्था से उन्हें कोई उम्मीद नहीं रही और ना ही उनका राजस्व कम करते थे। वे कुछ समय के लिए उनको टाल तो सकते थे लेकिन त्योहार पर भी उन्हें कोई सहायता नहीं दी जाती थी। जबकि जो भारतीय तालुकदार है वो या जमींदार वो किसानों से थोड़ी बहुत दयालुता नरमी बरतते थे। अवध में इसी तरह से सघन प्रतिरोध का कारण यही था, जिसमें किसान और तालुकदार इकट्ठा हुए और उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। अंग्रेजों से बदला लेने के लिए किसान और तालुकदार इकट्ठा होकर किससे जाते हैं, बेगम हजरत महल के खेमे में शामिल हो जाते हैं। किसानों का असंतोष कहाँ तक भी पहुँच जाता है, फौजी बैरकों तक भी, क्योंकि बहुत से सिपाही अवध से ही थे और अवध के जमींदारों के बच्चे ही थे या किसानों के बच्चे ही थे। और दूसरा रीजन, उन्हें कम वेतन मिलता था, छुट्टी न मिली सिपाहियों को और 1857 में सिपाहियों के अफसरों से रिश्ते भी बदलते गए। मतलब उन बदलते रिश्तों के बारे में हम जान लेते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उससे पहले अफसरों की सिपाहियों के साथ कैसी जुगलबंदी थी।
वो सिपाहियों के साथ तलवारबाजी करते थे, मल्ल युद्ध करते थे, शिकार पर भी सिपाहियों को ले जाते थे, भारतीय भाषाओं का प्रयोग करते थे, भारतीय संस्कृति की जानकारी रखते थे। अफसर डांट भी लगाता था, लेकिन साथ साथ सिपाहियों को प्यार भी देता था। लेकिन 1857 की जब क्रांति होती है या 1840 के दशकों में स्थिति से बिल्कुल विपरीत हो जाती है। अफसर क्या अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं और भारतीयों को निम्न नस्ल का मानने लगते हैं, और इसके साथ साथ सिपाहियों से गाली गलौज और हिंसा करना यानी कि मारपीट करना। तो इससे क्या है, अफसर और सिपाही के बीच में भेदभाव बढ़ता है। अब इस घटना का दूसरा जो हिस्सा है वो भी जान लेते हैं कि और किस कारण जो है सिपाही नाराज होते हैं। तो इसका मुख्य कारण है, कौन सा कारण रहा है, कारतूस की घटना। उत्तर भारत में सिपाही और ग्रामीण जनता में गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से और ब्राह्मण और उच्च जाति के लोगों से भरी हुई थी। बंगाल आर्मी किससे भरी हुई थी, अवध और उत्तर प्रदेश के गांव, आसपास के जो भी गांव हैं, और मोस्टली इस आर्मी में उच्च जाति के ही और ब्राह्मण जाति के ही लोग थे। और इस अवध की शुरुआत क्या है, अवध को क्या माना गया है, बंगाल आर्मी की प्रयोगशाला। सिपाहियों के अपने परिवार, अपने आसपास के खतरों से जागरूक सिपाही भी अफसरों की अवज्ञा का पालन अब करने लगे थे। तो ये मुख्य कारण रहे हैं 1857 के विद्रोह को फैलाने के। इस वीडियो में हम इतनी बातें करेंगे, बाकी बची हुई बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस लेसन से रिलेटेड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।